29 मई 2022। पंजाब की गर्म दोपहर। मानसा जिले की सड़कों पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। खेतों में हलचल थी। सड़क किनारे दुकानों पर चाय बन रही थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में पंजाब ही नहीं, पूरे देश को हिला देने वाली एक ऐसी घटना होने वाली है जिसकी गूंज कई महीनों तक सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों और लोगों की बातचीत में सुनाई देने वाली थी। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये उस इंसान की हत्या थी जिसकी आवाज करोड़ों लोगों के दिलों में बसती थी। एक ऐसा नाम जिसने बहुत कम समय में शोहरत की ऐसी ऊंचाइयां छू ली थी जहां पहुंचने का सपना लाखों लोग देखते हैं। वो नाम था सिद्धू मूसेवाला। पंजाब के छोटे से गांव मूसा से निकलकर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाला ये लड़का कभी अपने गानों में बंदूक, गैंगस्टर लाइफ और दुश्मनी की बातें करता था, तो कभी अपने गांव और मिट्टी पर गर्व करता दिखाई देता था। उसके गानों का अंदाज अलग था, आवाज अलग थी और सोच भी बाकी कलाकारों से अलग थी। शायद यही वजह थी कि कुछ लोग उसे बेहद पसंद करते थे और कुछ लोग उससे नफरत भी करने लगे थे। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी कहानी उसी तरह खत्म होगी जैसे किसी फिल्म या उसके खुद के गाने में दिखाई जाती थी। उस दिन दोपहर करीब 4:30 बजे के आसपास सिद्धू मूसेवाला अपनी काली महिंद्रा थार में घर से निकले थे। बताया जाता है कि उनके साथ 2 लोग और मौजूद थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने उनकी सिक्योरिटी कम कर दी थी। पहले उनके पास ज्यादा सुरक्षा कर्मी थे, लेकिन अचानक सुरक्षा घटा दी गई। ये खबर पहले ही सोशल मीडिया और लोकल मीडिया में चर्चा का विषय बन चुकी थी। कई लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसके बाद यही फैसला सवालों के घेरे में आ गया। मानसा जिले के जवाहर के गांव के पास सड़क पर उनकी थार जैसे ही आगे बढ़ी, अचानक पीछे से कुछ गाड़ियां तेजी से आईं। चश्मदीदों और बाद की जांच के अनुसार हमलावर पहले से घात लगाए बैठे थे। कुछ ही सेकंड में गोलियों की आवाजों ने पूरे इलाके को दहला दिया। ऑटोमेटिक हथियारों से लगातार फायरिंग शुरू हो गई। सड़क पर भगदड़ मच गई। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। बताया जाता है कि हमलावरों ने दर्जनों गोलियां चलाईं। थार की खिड़कियां टूट गई। गाड़ी गोलियों से छलनी हो चुकी थी और अंदर बैठे लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमला इतना अचानक और इतना खतरनाक था कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में हमलावर मौके से फरार हो गए। सड़क पर खून फैला हुआ था। लोग डर के मारे पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जब आसपास के लोग धीरे धीरे गाड़ी के पास पहुंचे तो अंदर का दृश्य देखकर सबकी रूह कांप गई। सिद्धू मूसेवाला गंभीर रूप से घायल थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह खबर आग की तरह फैल गई। पहले लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज आने शुरू हुए, फिर फेसबुक लाइव और इंस्टाग्राम पोस्ट दिखाई देने लगी, और देखते ही देखते पूरा पंजाब सदमे में चला गया। जिस कलाकार के गाने शादियों में बजते थे, जिसकी आवाज पर लाखों लोग झूमते थे, जिसकी फैन फॉलोइंग विदेशों तक फैली हुई थी, वो अब इस दुनिया में नहीं था। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी हस्ती को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। सोशल मीडिया पर लोग रोते हुए वीडियो डालने लगे। कई फैंस अस्पताल के बाहर जमा हो गए। पंजाब के कई शहरों में तनाव जैसा माहौल बन गया था। न्यूज चैनलों ने लगातार ब्रेकिंग न्यूज चलानी शुरू कर दी। हर जगह सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर किसने किया ये मर्डर और क्यों? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस केस का नाम सिर्फ एक मर्डर केस नहीं बल्कि गैंगवार, बदला, राजनीति और पंजाब के अपराध जगत की बड़ी कहानी बनता चला गया। कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी ब्रार का नाम सामने आने लगा। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। इसके साथ ही एक और नाम तेजी से चर्चा में आया,
लॉरेंस बिश्नोई, ये वही नाम था जो पहले भी कई बड़े अपराधों और गैंग नेटवर्क से जोड़ा जाता रहा था। अचानक लोगों को लगने लगा कि ये सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रही दुश्मनी का खौफनाक अंजाम था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत सिर्फ 29 मई 2022 से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत कई साल पहले हो चुकी थी, जब पंजाब के एक साधारण परिवार का लड़का अपने सपनों को लेकर गांव से बाहर निकला था। मूसा गांव में पैदा हुए शुभदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें दुनिया बाद में सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानने लगी, बचपन में बेहद शांत स्वभाव के बताए जाते थे। उनके पिता खेती से जुड़े थे और मां गांव की सरपंच रह चुकी थी। परिवार चाहता था कि बेटा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, लेकिन शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। कहा जाता है कि कॉलेज के दिनों में उन्हें संगीत में दिलचस्पी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उन्होंने लिखना शुरू किया। शुरुआत में बहुत कम लोग उन्हें जानते थे, लेकिन जब उनके लिखे गाने दूसरे कलाकारों की आवाज में आने लगे, तो इंडस्ट्री में उनका नाम फैलने लगा। फिर वो समय आया जब उन्होंने खुद गाना शुरू किया, और देखते ही देखते उनका स्टाइल युवाओं के बीच सनसनी बन गया। उनके गानों में गांव की मिट्टी थी, गुस्सा था, एटीट्यूड था, और वो सब कुछ था जो युवाओं को अलग महसूस कराता था। लेकिन शोहरत जितनी तेजी से बढ़ती है, उतनी ही तेजी से दुश्मन भी पैदा होने लगते हैं। कई बार उनके गानों पर विवाद हुआ। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उनके गाने हिंसा और हथियारों को बढ़ावा देते हैं। एक वीडियो में AK-47 जैसी राइफल इस्तेमाल करने पर उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक और विरोधी लगातार भिड़ते रहते थे। इसके अलावा पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर भी कई तरह की प्रतिस्पर्धा और तनाव की खबरें सामने आती रहती थी। धीरे धीरे उनका नाम सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गया था जिसके हर कदम पर लोगों की नजर रहती थी। जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा और चुनाव लड़ा, तब भी उन्हें लेकर चर्चाएं और बढ़ गई। कुछ लोग उन्हें युवाओं की आवाज मानते थे, तो कुछ लोग उन्हें विवादों से घिरा कलाकार कहते थे। लेकिन इन सब के बीच शायद कोई नहीं समझ पाया कि उनके आसपास खतरा कितना बड़ा होता जा रहा था। बताया जाता है कि हत्या से पहले भी उन्हें धमकियां मिल चुकी थी। गैंगस्टरों के नाम सोशल मीडिया पर सामने आते रहते थे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पंजाब और विदेशों में बैठे कुछ गैंग उनके खिलाफ नाराज थे। हालांकि उस समय आम लोग इन बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लेते थे, क्योंकि अक्सर सेलिब्रिटीज को धमकियां मिलने की खबरें आती रहती हैं। लेकिन 29 मई ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन लोगों को समझ आया कि ये दुश्मनी कितनी खतरनाक थी। हत्या के बाद पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया। फॉरेंसिक टीमें पहुंची। सड़क पर पड़े कारतूस, गोलियों के निशान और गाड़ी की हालत देखकर साफ था कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में कई हथियार इस्तेमाल किए गए थे। पुलिस ने आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। हर गुजरती गाड़ी, हर संदिग्ध चेहरे और हर कॉल रिकॉर्ड की जांच होने लगी। लेकिन यह केस जितना सीधा दिख रहा था, असल में उतना ही उलझा हुआ था। उधर दूसरी तरफ पूरे पंजाब में मातम जैसा माहौल था। फैंस उनके घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। लोग रो रहे थे। कई युवा उनकी तस्वीरें लेकर सड़कों पर निकल आए। सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट आने लगी। किसी ने लिखा कि उनका पसंदीदा कलाकार चला गया, तो किसी ने कहा कि पंजाब ने अपनी आवाज खो दी। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उनके माता पिता के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। जिस बेटे को उन्होंने मेहनत से बड़ा किया, जिसे दुनिया स्टार कहती थी, वो अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। और शायद सबसे डरावनी बात यह थी कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आने वाले दिनों में जांच के दौरान जो नाम सामने आने वाले थे, जो खुलासे होने वाले थे, और जिस तरह गैंगस्टरों का नेटवर्क इस केस से जुड़ता गया, उसने पूरे देश को हैरान कर दिया। हत्या के कुछ घंटों बाद ही पूरा पंजाब दहशत
और गुस्से के माहौल में डूब चुका था। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी। सोशल मीडिया पर लाखों लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर इतने बड़े कलाकार को दिन दहाड़े कैसे मार दिया गया। लेकिन इसी बीच पुलिस और जांच एजेंसियां तेजी से काम में जुट चुकी थी। घटनास्थल से मिले सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा था। थार गाड़ी के शीशों पर गोलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। सड़क पर बिखरे कारतूस इस बात का सबूत थे कि हमला बेहद प्रोफेशनल तरीके से किया गया था। शुरुआती जांच में सामने आया कि हमलावरों ने ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल किया था और हमला कुछ ही सेकंड में अंजाम देकर फरार हो गए थे। पुलिस ने सबसे पहले आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। धीरे धीरे कुछ संदिग्ध गाड़ियों की जानकारी सामने आने लगी। बताया गया कि हमले में कई वाहन इस्तेमाल किए गए थे और हमलावर पहले से पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। ये कोई अचानक हुआ झगड़ा या रोड रेज नहीं था। ये एक सुनियोजित हत्या थी। इसी दौरान सोशल मीडिया पर कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी ब्रार के नाम से एक पोस्ट वायरल होने लगी। उस पोस्ट में कथित तौर पर हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी। पोस्ट में पुराने बदले और गैंग रंजिश की बात कही गई थी। जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुई, पूरा मामला और भी खतरनाक दिखाई देने लगा। अब ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रहा था, अब इसमें इंटरनेशनल गैंग नेटवर्क का नाम जुड़ चुका था। इसके तुरंत बाद जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा शुरू हुई वो था लॉरेंस बिश्नोई। उस समय लॉरेंस जेल में बंद था, लेकिन उसके गैंग का नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और विदेशों तक फैला हुआ बताया जाता था। जांच एजेंसियों को शक था कि हत्या की साजिश काफी पहले रची जा चुकी थी और इसमें कई लोग शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस को इनपुट मिले कि हत्या के लिए शूटरों की रेकी पहले ही करवाई गई थी। मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी और सही मौके का इंतजार किया जा रहा था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कई चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेना शुरू किया। मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया एक्टिविटी खंगाली जा रही थी। हर वो व्यक्ति जांच के दायरे में था जिसका किसी न किसी तरह गैंगस्टर नेटवर्क से संबंध हो सकता था। बताया गया कि हमलावरों ने हत्या से पहले कई दिनों तक इलाके की रेकी की थी। उन्हें पता था कि किस रास्ते से गाड़ी निकलेगी और सुरक्षा कितनी है। यही वजह थी कि हमला बेहद तेजी और सटीक तरीके से हुआ। इसी बीच एक और बात लोगों को परेशान कर रही थी। हत्या से ठीक एक दिन पहले पंजाब सरकार द्वारा सिक्योरिटी कम किए जाने का मुद्दा। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया। विपक्षी नेता सरकार पर निशाना साध रहे थे। टीवी डिबेट्स में बहस हो रही थी कि अगर सुरक्षा कम न की जाती तो शायद ये हमला टल सकता था। हालांकि पुलिस और प्रशासन लगातार ये कह रहे थे कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और सभी एंगल्स पर काम किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेट पर एक अलग ही दुनिया चल रही थी। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर लाखों लोग इस केस की अपनी अपनी थ्योरी बता रहे थे। कोई इसे गैंगवार बता रहा था, कोई इंडस्ट्री राइवलरी, तो कोई राजनीतिक एंगल जोड़ रहा था। हर दिन कोई नया वीडियो वायरल हो जाता। कुछ लोग पुराने इंटरव्यू निकालकर दिखाने लगे जिनमें सिद्धू मूसेवाला ने दुश्मनी और खतरे की बात की थी। कई लोग उनके गानों के लिरिक्स को अब इस घटना से जोड़कर देखने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक कलाकार की जिंदगी अचानक किसी रियल गैंगस्टर थ्रिलर में बदल गई हो। पुलिस जांच में एक बड़ा मोड़ तब आया जब कुछ शूटरों और गैंग से जुड़े लोगों के नाम सामने आने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हत्या में शामिल कुछ संदिग्ध पंजाब से बाहर भाग चुके थे। कई राज्यों में रेड शुरू हुई। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में लगातार छापेमारी चल रही थी। जांच एजेंसियों को शक था कि हत्या में इस्तेमाल हथियार विदेश से जुड़े नेटवर्क या बड़े गैंग चैनल के जरिए उपलब्ध करवाए गए थे।
इसी वजह से केंद्रीय एजेंसियों की भी एंट्री होने लगी। उधर मूसा गांव में माहौल बेहद भावुक था। हजारों लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। गांव की गलियों में सिर्फ रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। जिस बेटे पर पूरा गांव गर्व करता था, वही अब तिरंगे में लिपटा घर लौट रहा था। उनके पिता लोगों के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मां का दर्द देखकर हर किसी की आंखें भर आ रही थी। सोशल मीडिया पर उनके अंतिम संस्कार की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे थे। लाखों लोग उन तस्वीरों को देखकर भावुक हो गए। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि गैंगस्टर अब खुलेआम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे। कथित पोस्ट्स और मैसेजेस के जरिए धमकियां दी जा रही थी। लोगों को लगने लगा था कि अपराध की दुनिया अब सिर्फ अंधेरी गलियों तक सीमित नहीं रही। अब गैंगस्टर इंटरनेट पर भी अपनी ताकत दिखा रहे थे और इसी वजह से ये केस देश के सबसे चर्चित क्राइम मामलों में बदलता जा रहा था। इसी दौरान कई पुराने नाम फिर से सामने आने लगे। रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये हत्या एक पुराने बदले से जुड़ी हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में पंजाबी छात्र नेता विक्की मिद्दू खेरा की हत्या का भी जिक्र आने लगा। जांच एजेंसियों को शक था कि गैंगों के बीच चल रही पुरानी दुश्मनी ने इस हत्या को जन्म दिया। हालांकि उस समय तक कई बातें सिर्फ जांच का हिस्सा थी और पुलिस हर एंगल की पुष्टि करने में लगी हुई थी। लेकिन जनता के बीच डर और सनसनी लगातार बढ़ती जा रही थी। हर गुजरते दिन के साथ ये साफ होता जा रहा था कि ये कोई साधारण हत्या नहीं थी। इसमें प्लानिंग थी, गैंग नेटवर्क था, इंटरनेशनल कनेक्शन थे और सबसे बड़ी बात, इसमें वो नाम शामिल था जिसे करोड़ों लोग प्यार करते थे। शायद यही वजह थी कि पूरा देश इस केस को लगातार फॉलो कर रहा था। लोग जानना चाहते थे कि आखिर उन गोलियों के पीछे असली कहानी क्या थी। कौन लोग थे जिन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया और क्या पुलिस उन्हें पकड़ पाएगी? लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि आने वाले दिनों में जो एनकाउंटर हुए, जो गिरफ्तारियां हुई और जिन लोगों के नाम सामने आए, उन्होंने इस केस को और भी खतरनाक बना दिया। ऐसा लगने लगा था कि पंजाब की धरती पर एक ऐसी गैंगवार चल रही है जिसकी जड़ें देश से बाहर तक फैली हुई है और इस गैंगवार की कीमत एक सुपरस्टार की जान देकर चुकाई गई थी। अगर आप भी ऐसी ही रियल और रिसर्च के आधार पर बनाई गई क्राइम स्टोरीज देखते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते बल्कि घंटों रिसर्च करके उन घटनाओं की सच्चाई आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं जिनके पीछे दर्द, डर और कई अनसुने राज छिपे होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अनसुलझे और खौफनाक मामलों की कहानियां लगातार आती रहें, तो हमारे चैनल अनसुलझे राज को सब्सक्राइब जरूर करें। सच बताएं तो आप लोगों का एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्रिप्शन हमें रात रात भर मेहनत करके ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। क्योंकि जब आप वीडियो देखकर बिना कुछ बोले चले जाते हैं, तब हमें पता नहीं चल पाता कि हमारी मेहनत आप तक पहुंच भी रही है या नहीं। इसलिए प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए, क्योंकि आपकी छोटी सी सपोर्ट ही हमें अगली कहानी तक लेकर जाती है। जांच अब सिर्फ पंजाब पुलिस तक सीमित नहीं रही थी। देश की कई एजेंसियां इस केस की हर छोटी बड़ी कड़ी जोड़ने में लगी थी। हर दिन कोई नया खुलासा सामने आ रहा था और मीडिया लगातार इस केस को देश के सबसे बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर केस के रूप में दिखा रहा था। लेकिन इसी बीच पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट मिलने लगे जिन्होंने पूरे मामले को और ज्यादा खतरनाक बना दिया। जांच में सामने आया कि हत्या को अंजाम देने वाले शूटर सिर्फ स्थानीय अपराधी नहीं थे, बल्कि उन्हें एक बड़े गैंग नेटवर्क से सपोर्ट मिल रहा था। यही वजह थी कि हत्या के बाद भी कई आरोपी लगातार पुलिस से बचते रहे। जांच एजेंसियों ने जब मोबाइल लोकेशन, इंटरनेट कॉल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रैक करना शुरू किया, तब उन्हें पता चला कि इस पूरी साजिश को बेहद प्रोफेशनल तरीके से प्लान किया गया था। बताया गया कि हत्या से पहले कई बार रेकी की गई थी। कौन कब निकलता है, किस रास्ते से जाता है, कितनी सिक्योरिटी रहती है, हर चीज पर नजर रखी जा रही थी।
पुलिस को शक था कि कुछ लोग अंदर की जानकारी भी गैंग तक पहुंचा रहे थे। यही वजह थी कि हमलावरों को सही समय और सही लोकेशन का पता था। धीरे धीरे कुछ नाम मीडिया में सामने आने लगे। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने कई संदिग्धों की पहचान की थी। कुछ लोग गिरफ्तार किए गए, जबकि कुछ फरार बताए जा रहे थे। इस दौरान कई राज्यों में लगातार रेड हो रही थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी एक्टिव हो चुकी थी। गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े मोबाइल नंबरों और ऑनलाइन चैट्स की जांच की जा रही थी। पुलिस को शक था कि विदेश में बैठे लोग भारत में मौजूद गैंगस्टरों को निर्देश दे रहे थे। इसी बीच एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सचिन बिश्नोई। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि वो लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ था और हत्या की साजिश में उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही थी। बताया गया कि कुछ आरोपी सोशल मीडिया और इंटरनेट कॉलिंग ऐप्स के जरिए लगातार संपर्क में थे, ताकि पुलिस उन्हें ट्रैक न कर सके। यही वजह थी कि ये केस सिर्फ गैंगवार नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और अपराध के खतरनाक मेल का उदाहरण बनता जा रहा था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ शूटरों तक पहुंचने का दावा किया। रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी लगातार लोकेशन बदल रहे थे। वे कभी पंजाब, कभी हरियाणा तो कभी राजस्थान में छिप रहे थे। कई बार पुलिस उनके बेहद करीब पहुंची, लेकिन वे बच निकलते थे। इससे साफ था कि उन्हें लगातार कहीं न कहीं से मदद मिल रही थी। इसी दौरान इंटरनेट पर एक और नाम तेजी से वायरल होने लगा, जगरूप रूपा। जांच एजेंसियों के मुताबिक वो हत्या में शामिल प्रमुख शूटरों में से एक बताया गया। उसके साथ एक और आरोपी मनप्रीत मन्नू कुस्सा का नाम भी सामने आया। पुलिस को इन दोनों की लंबे समय से तलाश थी। बताया जाता है कि दोनों लगातार जगह बदल रहे थे और पुलिस की पकड़ से दूर थे। फिर आया जुलाई 2022 का वह दिन जिसने इस केस को फिर से सुर्खियों में ला दिया। पंजाब पुलिस को इन दोनों आरोपियों की लोकेशन अमृतसर के पास मिलने की खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने इलाके को घेर लिया। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे राज्य को फिर से दहला दिया। बताया गया कि पुलिस और आरोपियों के बीच लंबी मुठभेड़ हुई। गोलियों की आवाजों से पूरा इलाका गूंज उठा। आसपास रहने वाले लोग डर के मारे घरों में बंद हो गए। कई घंटे तक चली इस मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपी मारे गए। जब यह खबर सामने आई तो सोशल मीडिया पर फिर से बहस शुरू हो गई। कुछ लोग कह रहे थे कि पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जबकि कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या अब इस केस की पूरी सच्चाई कभी सामने आ पाएगी। लेकिन पुलिस का कहना था कि जांच अभी खत्म नहीं हुई है। कई और लोग इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। उधर दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई का नाम लगातार मीडिया में बना हुआ था। जेल में रहते हुए भी उसके गैंग के नेटवर्क को लेकर चर्चा बढ़ती जा रही थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि गैंग सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को प्रभावित कर रहा था। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब सिर्फ इस केस को नहीं, बल्कि पूरे गैंग नेटवर्क को समझने की कोशिश कर रही थी। इस हत्या का असर सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं था। विदेशों में रहने वाले पंजाबी समुदाय में भी गहरा दुख और गुस्सा था। कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले फैंस लगातार सोशल मीडिया पर इंसाफ की मांग कर रहे थे। कई जगह श्रद्धांजलि सभाएं रखी गई। लोग मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतरे। शायद बहुत कम कलाकार होते हैं जिनकी मौत पर दुनिया के अलग अलग देशों में लोग इस तरह रोते दिखाई देते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी भी वही था। एक मां का खाली घर, एक पिता की टूटी हुई उम्मीदें, और वो गांव जिसकी पहचान पूरी दुनिया में उसी लड़के की वजह से बनी थी। मूसा गांव में आज भी लोग उस दिन को याद करके डर जाते हैं। कई लोगों ने इंटरव्यू में कहा कि उन्हें आज भी यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी घटना उनके गांव के बेटे के साथ हो गई। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, ये साफ होता जा रहा था कि सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक सिंगर नहीं थे,
वो एक भावना बन चुके थे। उनके गाने अब लोगों के लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं रहे थे, अब वे याद बन चुके थे। उनकी मौत के बाद उनके पुराने गानों को करोड़ों बार सुना गया। सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो क्लिप्स लगातार वायरल होती रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे लोग उन्हें जाने ही नहीं देना चाहते। लेकिन इस केस के पीछे मौजूद अंधेरी दुनिया अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जांच एजेंसियां लगातार ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन था। पैसे कहां से आए, हथियार कैसे पहुंचे और विदेशों में बैठे लोग भारत में अपराध को कैसे कंट्रोल कर रहे थे। और शायद यही सवाल इस केस को भारत के सबसे चर्चित गैंगस्टर मामलों में बदल चुके थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या का दर्द लोगों के दिलों से कम नहीं हो रहा था। जांच एजेंसियां लगातार इस केस की परतें खोलने में लगी थी। कई गिरफ्तारियां हो चुकी थी, कई आरोपी मारे जा चुके थे और कई अब भी फरार बताए जा रहे थे। लेकिन जितनी तेजी से जांच आगे बढ़ती, उतने ही नए सवाल सामने आ जाते। ऐसा लग रहा था जैसे ये सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि अपराध, गैंगस्टर नेटवर्क और सोशल मीडिया की खतरनाक दुनिया का ऐसा चेहरा था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस पूरे ऑपरेशन को बहुत लंबे समय तक प्लान किया गया था। रिपोर्ट्स में बताया गया कि हमलावरों ने सिर्फ रास्तों की रेकी ही नहीं की थी, बल्कि मूवमेंट, सिक्योरिटी और रोजमर्रा की आदतों तक पर नजर रखी जा रही थी। जांच एजेंसियां लगातार इस बात को समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इतने बड़े गैंग नेटवर्क को सपोर्ट कौन कर रहा था। विदेशों में बैठे लोग भारत में अपराध को कैसे ऑपरेट कर रहे थे और सोशल मीडिया इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार कैसे बन चुका था। इस केस ने पंजाब के युवाओं पर भी बड़ा असर डाला। कई लोग सोशल मीडिया पर गैंगस्टर कल्चर और हथियारों को लेकर खुलकर चर्चा करने लगे। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि पिछले कुछ सालों में अपराध और इंटरनेट का रिश्ता बेहद खतरनाक तरीके से बदल चुका है। पहले गैंगस्टर छिपकर काम करते थे, लेकिन अब कई गैंग खुलेआम सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते थे, धमकियां देते थे और अपने नाम का डर फैलाने की कोशिश करते थे। लॉरेंस बिश्नोई और उससे जुड़े नेटवर्क का नाम बार बार चर्चा में आने लगा। कई लोग सवाल पूछने लगे कि आखिर जेल में बंद होने के बावजूद गैंग नेटवर्क इतना एक्टिव कैसे था। उधर दूसरी तरफ सिद्धू मूसेवाला के परिवार का दर्द हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा दिखाई देने लगा। उनके पिता लगातार इंसाफ की मांग करते रहे। कई इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं इस हत्या के पीछे मौजूद हर व्यक्ति का सच दुनिया के सामने आए। उनकी मां जब भी कैमरे के सामने आती, लाखों लोग भावुक हो जाते। एक मां जिसने अपने बेटे को पूरी दुनिया में चमकते देखा था, अब उसी बेटे की तस्वीरों के सहारे जिंदगी गुजार रही थी। मूसा गांव आज भी लोगों के लिए सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वो एक याद बन चुका है। दूर दूर से लोग वहां पहुंचने लगे। कई फैंस सिर्फ उस घर को देखने आते जहां से वो लड़का निकला था, जिसने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को नई पहचान दी। लोग उनकी गाड़ियों के सामने तस्वीरें लेते, दीवारों पर बने पोस्टर देखते और भारी दिल के साथ वापस लौट जाते। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि इतनी भीड़ उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उनकी मौत के बाद रिलीज हुए गानों ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोग देर रात तक उनके गाने सुनते और सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखते। कई लोगों ने कहा कि उन्हें आज भी ऐसा लगता है जैसे वो कहीं गए नहीं, उनकी आवाज अब भी जिंदा है। शायद यही वजह थी कि उनकी मौत के महीनों बाद भी लोग इस केस के हर अपडेट को फॉलो कर रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर उस दिन की पूरी सच्चाई क्या थी। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना सच शायद यही था कि शोहरत जितनी बड़ी होती है, उसके साथ खतरे भी उतने ही बड़े हो जाते हैं। एक गांव का लड़का जिसने अपने सपनों को सच किया, जिसने करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई, वही लड़का गैंगवार और अपराध की दुनिया के बीच फंस गया।
और 29 मई 2022 की वो दोपहर हमेशा के लिए इतिहास बन गई। आज भी जब लोग उस दिन को याद करते हैं तो कई सवाल अधूरे रह जाते हैं। क्या ये हत्या रोकी जा सकती थी? क्या सुरक्षा कम न होती तो कहानी कुछ और होती? क्या गैंगस्टर नेटवर्क को पहले रोका जा सकता था? शायद इन सवालों के जवाब हर किसी के पास अलग हों, लेकिन एक सच्चाई कोई नहीं बदल सकता। उस दिन पंजाब ने अपनी सबसे बड़ी आवाजों में से एक आवाज खो दी थी। और सोचिए, जिस इंसान के गानों पर दुनिया झूमती थी, उसकी आखिरी यात्रा में वही दुनिया रो रही थी। हजारों लोग सड़कों पर खड़े थे, लाखों लोग मोबाइल स्क्रीन पर लाइव देख रहे थे, और एक मां अपने बेटे को आखिरी बार देख रही थी। शायद किसी भी इंसान के लिए इससे ज्यादा दर्दनाक दृश्य नहीं हो सकता। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं थी। ये कहानी थी शोहरत, दुश्मनी, गैंगस्टर नेटवर्क, इंटरनेट की ताकत और उस दर्द की जिसे करोड़ों लोगों ने एक साथ महसूस किया। और शायद इसी वजह से सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस आने वाले कई सालों तक भारत के सबसे चर्चित क्राइम मामलों में गिना जाएगा। अगर आपने यहां तक ये पूरी कहानी देखी है तो एक बार रुककर सोचिए, जिन लोगों की कहानियां हम स्क्रीन पर देखते हैं, उनके पीछे कितनी असली जिंदगियां और कितना असली दर्द छिपा होता है। हम कोशिश करते हैं कि इंटरनेट पर मौजूद हर जानकारी को रिसर्च करके आपके सामने सबसे सच्चे और भावुक तरीके से पेश करें। अगर हमारी मेहनत आपको महसूस होती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और हमारे चैनल अनसुलझे राज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच कहें तो आपकी छोटी सी सपोर्ट ही हमें लगातार ऐसी कहानियां बनाने की ताकत देती है। हम घंटों रिसर्च करते हैं, वीडियो एडिट करते हैं, रात रात भर जाकर हर डिटेल जोड़ते हैं, और जब आप लोग वीडियो देखकर बिना कुछ बोले चले जाते हैं तो दिल में यही सवाल आता है कि क्या हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही है या नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अनसुलझे राज और रियल क्राइम स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहें, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ जरूर दीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी भी किसी ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाए जिसे दुनिया सिर्फ खबर समझकर भूल चुकी हो।